नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज सोशियोलॉजी का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सोशलाइजेशन, उसके आगे का अध्ययन कराऊंगी। सोशलाइजेशन मानव का, बालक का बायोलॉजिकल यूनिट से सोशल यूनिट में कन्वर्ट होना, सामाजिक व्यवहारों को सीखना, रीति रिवाजों को सीखना, प्रथाओं को सीखना, परंपराओं को सीखना, किससे किस तरह का व्यवहार करना है, यह सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन में हमारे परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, नातेदारी, शिक्षण संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं सभी का मुख्य योगदान होता है, जिससे एक अच्छा सोशलाइज्ड पर्सन तैयार होता है। तो अब तक हमने समाजीकरण क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको कौन कौन से अभिकरण संस्थाएं प्रभावित करती हैं, किस तरह सोशलाइजेशन होता है, इसके विभिन्न स्तर क्या हैं का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। मुख्य रूप से समाजीकरण के सिद्धांत क्या हैं, सोशलाइजेशन होता कैसे है। पहला सिद्धांत ले रही हूँ कुले का सिद्धांत, कुलेस थ्योरी। इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत दिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनसे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, बनते हैं। व्यक्ति जो भी बनता है वो समाज ही उसे बनाता है। समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है, वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर अपने बारे में धारणा बनाता है। जैसे हम आईना देखकर ये देखते हैं कि अच्छा आज हमारा फेस साफ लग रहा है, बाल अच्छे बने हुए हैं, ड्रेस सुंदर लग रही है, उसी तरह समाज भी एक आईने के रूप में हमें अपने बारे में विचार देता है। समाज हमें कहता है हम बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं, अनुभवी हैं, अच्छे हैं, तो हम इसी प्रकार की धारणा अपने बारे में बनाने लगते हैं। और यदि समाज हमें कहता है, बार बार हम किसी से ये सुनते हैं ये मूर्ख है, कमज़ोर है, ठिगना है, काला है, बदसूरत है, तो उसी प्रकार के विचार हमारे लिए अपने दिमाग में बनने लगते हैं। तो समाज हमारे लिए आईने की तरह कार्य करता है और दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्वयं का विकास होता है। इसीलिए कुले ने इसे आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कहा है। हार्टन तथा हंट का मानना है कि कुले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द थेकरे की वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। थेकरे कहते हैं संसार एक दर्पण है जो व्यक्ति को उसका स्वयं का चेहरा प्रतिबिंबित करता है, और आप जैसा अपना फेस दिखाते हैं सोसाइटी आपको वैसा ही रिफ्लेक्ट करती है। इसी को कुले कहते हैं कि जैसा सोसाइटी हमें चेहरा दिखाती है वैसा ही हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के निर्णय के आधार पर फिर वो अपने बारे में सोचने लगता है, और इस सोच के आधार पर अपने आप पर या तो वो प्राउड फील करता है या फिर अपने आप को थोड़ा हीन भावना से देखने लगता है। तो ये समाज ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण करता है। यह कुले कहते हैं आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत में। नेक्स्ट थियरी है मिड का सिद्धांत, मिड्स थियरी। मिड ने अपनी जो थ्योरी है वो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दी थी। उनकी पुस्तक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और उनके सिद्धांत का नाम है मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे के सिद्धांत में मिड ये कहते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, उसके दिमाग और स्वयं होता है, और स्वयं मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है। यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्वयं के जन्म के बाद ही व्यक्ति
सामाजिक अनुभव करता है। मिड ने यह उल्लेख किया है कि जिसके द्वारा स्वयं का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। पहले तो मैं होता है, मैं अपने आप को क्या सोचता हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो होता है मुझे। सामान्यकृत की अवधारणा भी मिड के द्वारा दी गई, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं। दूसरे व्यक्ति जो उसके बारे में निर्णय लेते हैं, उससे जो अपेक्षाएं रखते हैं, उसका वह आंतरीकरण करता है और सामान्यकृत अवधारणा का विकास होता है। मिड कहते हैं मैं और मुझे के सिद्धांत में मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है और मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। अर्थात मैं जो व्यवहार करती हूँ दूसरों के लिए, वो तो मैं हूँ और दूसरे जो उस व्यवहार के प्रति मेरी अंतःक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, वे मुझे है। और मैं और मुझे के से मिलकर ही स्वयं का विकास होता है। मैं किसी की हेल्प करती हूँ, दूसरा मेरी तारीफ करता है, तो मुझे मेरे स्वयं का विकास होता है कि मुझे इस तरह के कार्य करने चाहिए। मैं किसी के थप्पड़ लगाती हूँ और मेरी उससे निंदा होती है, तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। तो मिड का मैं और मुझे का सिद्धांत है सोशलाइजेशन का। फ्रायड का सिद्धांत इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत। फ्रायड ने इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा दी। उन्होंने कहा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने मानसिक क्रियाओं के आधार पर समाजीकरण को समझाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है, उसी तरह और हिमखंड का बाहरी भाग होता है और बहुत सारा उसका अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा अचेतन होता है। इन्होंने मानव के मस्तिष्क के मानव के स्वयं को 3 भागों में बांटा, इड ईगो सुपर ईगो। इड अहम की मूल प्रवृत्तियों प्रेरणाओं से बना होता है। इड क्या है? इड में आपकी इच्छाएं होती हैं कि कोई भी चीज़ देखी या नहीं देखी, आपकी इच्छा है कि मुझे केला खाना है या मुझे अमरूद खाना है, तो इड में कोई अच्छे बुरे का, नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं होता। यदि आपको भूख लगी है, चीज़ उठाओ और खा लो। लेकिन ईगो जो होता है, स्वयं का चेतन तार्किक पक्ष है। ये कहता है व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। ये बताता है कि नैतिकता अनैतिकता में अंतर करना सिखाता है। सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का संयोग है, जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और उसकी अंतरात्मा का निर्माण किया जाता है। तो इड क्या है? इड इच्छा है। ईगो उसको बताता है कि परिस्थिति अनुकूल हो तो आप केला उठा के खा जाओ, और यदि परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो आप नहीं करो। लेकिन सुपर ईगो आपको कहता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, ऐसा मत करो, और विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यही व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है, ऐसा फ्रायड कहते हैं। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की जो अवधारणा है या स्वयं जो है, उसको 3 भागों में बांटा था, इड ईगो सुपर ईगो। इड इच्छा बताता है कि मुझे इच्छा है, मुझे भूख लगी है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कुछ मोबाइल चाहिए, ये सारी इच्छाएं इड है। ईगो कहता है कि 2 रास्ते हैं, अच्छे और बुरे। परिस्थिति अनुकूल हो तो बुरे रास्ते में भी चल सकते हो और अच्छे रास्ते पे भी चल सकते हो। लेकिन ईगो हमें, सुपर ईगो हमें दोनों रास्ते में ये बताता है कि यह उचित रास्ता है और यह अनुचित। तो सुपर ईगो इड पर कंट्रोल करता है और सुपर ईगो के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला सिद्धांत है दुर्खिम का सिद्धांत।
इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी में सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ विचार, धारणाएं एवं भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। क्योंकि वे सभी के द्वारा मान्य होती हैं, इसीलिए वे सारे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं और व्यक्ति इन सारे समूह के प्रतिनिधानों से सीखता है, आत्मसात करता है और उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे उसका समाजीकरण होता है। व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रतिनिधानों का आंतरीकरण करना ही समाजीकरण है। जो व्यक्ति आत्मसात करता जाता है सामाजिक प्रतिनिधानों का, उसी क्रम में उसका समाजीकरण होता जाता है। व्यक्ति अपने सामूहिक विचारों को मानता है, पालन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, ये सभी सामूहिक प्रतिनिधान हैं जो व्यक्ति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और उसी के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी से व्यक्ति का समाज के अनुरूप समाजीकरण होता है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। दुर्खिम ने हमेशा समाज को महत्वपूर्ण माना है व्यक्ति से, और समाज की प्रथाएं, परंपराएं व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए, एक समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसको उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया। तो हमने पढ़ा कुले का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, मिड का मैं और मुझे का सिद्धांत, फ्रायड का इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत और दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। हम पढ़ेंगे समाजीकरण से संबंधित अवधारणाएं। कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो समाजीकरण से संबंधित है। समाजीकरण समाज के अनुकूल आचरण को, और नकारात्मक समाजीकरण नेगेटिव सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्योंकि समाजीकरण का तात्पर्य समाज के अनुकूल व्यवहार, मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को सीखना है, और नकारात्मक समाजीकरण समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना, जैसे चोरी करना सीखना, गाली देना सीखना या कानूनों का उल्लंघन करना सीखना नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। नकारात्मक समाजीकरण समाज में अपराध और विपथगामी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। यह समाज के विकास में बाधक होता है। विसमाजीकरण, डीसोशलाइजेशन। डीसोशलाइजेशन से तात्पर्य है कि जो व्यवहार पहले से सीखा हुआ है उसको भुला देना। तो जब कभी व्यक्ति का नेगेटिव सोशलाइजेशन हो जाता है, वह गलत व्यवहार सीख जाता है, तो उसको समझाया जाता है, उसकी गलतियों के बारे में सिखाया जाता है और उसके उन आदतों को छोड़ने या भुलाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको कहते हैं डीसोशलाइजेशन। और बहुत लंबे समय तक प्रयास करने पर कभी कभी व्यक्ति या जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक किसी भी रूप में उसका डीसोशलाइजेशन किया जा सकता है, विसमाजीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। जब व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देता है, भुला देता है, वो तो हो गया उसका डीसोशलाइजेशन। पहले तो है नेगेटिव सोशलाइजेशन, गलत बातों को सीख जाना, फिर है गलत बातों को भुलाना कोशिश करके, वो है डीसोशलाइजेशन, विसमाजीकरण। और उसके पश्चात होता है पुनर्समाजीकरण। जो पहले से जो व्यवहार सीखा हुआ है उस व्यवहार को भुलाकर नया व्यवहार सीखना पुनर्समाजीकरण कहलाता है, रीसोशलाइजेशन कहलाता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन भी लाता जाता है। इसे सतत समाजीकरण कहा जाता है।
किंतु यदि ये परिवर्तन बहुत तेजी से होता है तो इसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि समाजीकरण तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जीवन पर्यंत कई सारे परिस्थिति ग्रहण करता है और कई सारी भूमिकाएं निभाता है और उसी के अनुकूल व्यवहार करना भी सीखता है। तो पुनर्समाजीकरण क्या है? धीरे धीरे जब हम किसी प्रोसेस को सीखते हैं वो तो है कंटिन्यूस सोशलाइजेशन, सतत समाजीकरण। लेकिन यदि हम तेजी से किसी व्यवहार को सीखते हैं तो वह है पुनर्समाजीकरण। ब्रूम और सेल्जनिक ने भी कहा है, पुनर्समाजीकरण मौलिक एवं तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से ही तैयारी करना, अभ्यास करना पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाता है। जैसे हम ऑफिसर बनने वाले हैं या डॉक्टर बनने वाले हैं या टीचर बनने वाले हैं, तो उससे संबंधित जो व्यवहार हमें अपने जीवन में करना है हम उसकी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। हम ट्रेनिंग करते हैं, हम ऑपरेशन करना सीखते हैं या क्लासरूम में पढ़ाना सीखते हैं। यह है पूर्वाभासी समाजीकरण, पूर्व में एंटीसिपेटरी, पहले ही उसकी तैयारी कर लेना। सोशलाइजेशन एक असतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समाज सम्मत व्यवहारों को सीखा जाता है। इसके विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा, कुले की थ्योरी, मिड की थ्योरी, दुर्खिम का सिद्धांत और फ्रायड का सिद्धांत। सभी ने यह बताया कि समाज की व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया। नेगेटिव सोशलाइजेशन, डीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन एंड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पूर्वाभासी समाजीकरण। समाजीकरण का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हम सभी ये जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसको सामाजिक प्राणी बनाने में सोशलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और सोशलाइजेशन में विभिन्न संस्थाएं, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे टीचर और भी अनेक जो भी हमसे मिलता है, जो भी पद हम धारण करते हैं, वे सब मिलकर हमारा सोशलाइजेशन करते हैं, हमें समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। आप सभी को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा और एक अच्छे सोशलाइजेशन में यह भी आता है कि यदि टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको एज ए स्टूडेंट ज़रूर सिंसियरिटी से पढ़ना चाहिए और सिंसियरिटी से एग्ज़ाम देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।